हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3, भाग कौन से भाग में? भाग 3। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग थे, 395 कलम थी और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी 12 अनुसूचियाँ। तो उसी का भाग 3 में अगर आर्टिकल पूछा गया 395 से कौन सा? 12 से 35। लेकिन रियल में हम देखें तो 14 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं। तो 12 के अंदर क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर ये दिए गए कि कौन कौन सी संस्थाएं हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करके देंगी। और आर्टिकल 13 में है कि अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में कानून बनाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसे कैंसिल कर सकता है। ये 12, ये 13 और जो 14 से 35 के बीच में रियली में फंडामेंटल राइट है। 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये कौन कौन से? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए। याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ सभी भारतीय नागरिकों तो प्राप्त हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। मैं आपको आगे बताऊंगा। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। ये जो सामान्य स्थिति है ना, इसमें एक अपवाद स्थिति है। कौन सी? जब इमरजेंसी लगती है ना, आपातकाल लगती है, तब 19 और शायद 20 और 21 ये ऐसी कल 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी 19 भी कैंसिल हो जाती है इमरजेंसी के टाइम में। लेकिन बाकी टाइम में जो सरकार होती है वो जो फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं कर सकती, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो अनुच्छेद 12, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 के तहत सुप्रीम कोर्ट उनको चेक कर सकती है जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया। अगर वो फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार उनका उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो कानून बनाया उसको रद्द कर सकती है। इतना अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो उसकी जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अभी जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ का है? तो पहला है समता और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 12 से 18 के बीच में। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमें अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा हमें दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, कलम 23 और 24 के बीच में। कलम, अनुच्छेद और आर्टिकल एक ही होते हैं, तो अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह हमें 25 से 28 के बीच में धर्म स्वतंत्रता में दी गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह हमें दिया गया अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में। 29 और 30 में हमें धार्मिक संस्कृति दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया हमें 32। ये हम डिटेल में संवैधानिक उपचारों को मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 32 अनुच्छेद और जो जो हमारा हाई कोर्ट होगा वो 226 के तहत आपस में जा सकते हैं। अभी हमें डिटेल में नॉर्मली ये जो 6 माह मैंने आपको बताया है 14 से 18, ये जो हमारा रहता है ये नॉर्मली पूछते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में ये पूछते हैं कि समता और समानता का अधिकार भारतीय अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन होंगे 14 से 18, 19 से 20 या 23 से 24। तो इसका आंसर आपको याद रखना है 14 से 18। अभी देखिए नेक्स्ट, पहला है समानता और समता का अधिकार। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अभी क्या क्या समता और समानता का अधिकार दिया गया वो देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समान, मतलब कानून जो सरकार कानून बनाएगी उसके सामने सभी को समान रखा जाएगा। उसमें क्या है? इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। जो गवर्नमेंट कानून बनाएगी या सरकार कानून बनाएगा सभी व्यक्ति, इसमें अपवाद कौन कौन से? इसमें अपवाद रहेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसमें अपवाद रहेंगे। नॉर्मली इनमें अपवाद रहते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। मतलब समता और समानता अनुच्छेद 14 के अगर अपवाद कौन कौन से हैं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति इसमें अपवाद रहते हैं। इसमें क्या है? अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो सभी लोगों के में वो समान लागू होगा। वो कहते हैं आपने सुना होगा कि कानून के सामने सब समान है, तो वो कहाँ पे है? अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में। अभी 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। मतलब आपसे जो गवर्नमेंट या जो आर्टिकल 12 के अंदर जो संस्थाएं दी गई हैं वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
जन्म वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये जो 15 का आर्टिकल है ना, ये 15 का आर्टिकल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एजेंसी होगी उनके, और जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट, उनके ऊपर भी लागू होती है आर्टिकल 15। देखिए इसमें सार्वजनिक जगह, जैसे कोई गार्डन है या मंदिर है जो सार्वजनिक जगह होंगी, वहाँ पे आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी इसके अंदर आता है। तो चलिए नेक्स्ट 14, 15, अभी हम देखेंगे 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अब इसमें नियोजन में क्या होगा, जो गवर्नमेंटेड सर्विस होंगी उसमें सभी लोगों को समानता दी जाएगी। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति और पिछड़ा वर्ग, SC, ST और OBC जो पिछड़े वर्ग हैं वो इसमें अपवाद होंगे। इसमें महिलाएं अपवाद होती हैं, इसमें बच्चे जो अपवाद होते हैं। जो गवर्नमेंट नौकरियां देगी उनके अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण देके भेदभाव किया जा सकता है। जैसे SC को आरक्षण है, ST को आरक्षण है, OBC को। लेकिन ये कलम जो 16 है उसका उल्लंघन नहीं करते, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होता। आरक्षण समानता प्रस्तापित करने के लिए हमें आरक्षण देना पड़ता है। यह अनुच्छेद 16 में है। अभी अनुच्छेद 17 में क्या है? अपवाद याद रखना है, अपवाद क्या क्या है उसमें। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। क्या किया है? दंडनीय अपराध, मतलब अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। इसके लिए अलग कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 17 के हिसाब से छुआछूत को बंद किया गया है। अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 में क्या है? 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। कौन कौन सी उपाधि? सेना या विधि संबंधी सम्मान के सेवाएं, अन्य कोई भी उपाधि, मतलब इसके अलावा सेना और जो विधि समान होती है, जैसे सेना में जो मेजर जनरल होता है वो, और जो विधि में डॉक्टरेट, कोई PhD करने के बाद, PhD के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, तो उनके अलावा जो बाकी उपाधियां होंगी उनको रद्द किया गया है, वो भी नहीं मानी जाएगी। जैसे पहले राजा महाराजा उपाधि देते थे, राजाधिराज, जैसे अब जो अकबर थे उनके नाम क्या था? शाहजहां, जहांगीर, ये उपाधियां थी, तो इनको सब का अंत किया गया। जैसे राजा राम मोहन राय को उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि मिली थी राजा राम मोहन को, तो उनके जो राजा थे ये उपाधि थी। ऐसी बाकी सभी जो उपाधियां थी उनको रद्द किया गया है। माने कौन कौन सी जाएंगी? जिन्होंने डॉक्टरेट, जो विद्या प्राप्त करके जो डॉक्टरेट बने हैं, या बाकी जो विद्या से हमें प्राप्त होती है, या सेना में जो उपाधि है वो मान्य होंगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की कि जो अन्य देश अगर हमें कोई सम्मान देना चाहिए, उपाधि देना चाहिए, तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई देश आपको उपाधि दे रहा है, जैसे हमारे जो भारत के राष्ट्र जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उनको अभी जो बाकी देश हैं उन्होंने उपाधि दी थी या अवार्ड्स दिए थे, तो उसके लिए पहले उनको राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है। कलम 18 में जो अपवाद हैं, इनमें अपवाद याद रखना है। भारत रत्न, भारत रत्न, जो भारत विभूषण है, ये बाकी सब, जैसे भारत रत्न मिलने के बाद भारत रत्न यूज कर सकते हैं नाम के आगे, जैसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो भारत रत्न यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपवाद भारत रत्न होगा। सेना में जो हमें जो मिलता है उपाधि वो होंगी, और विद्या से प्राप्त की हुई उपाधि होंगी, इसमें अपवाद है। तो समानता का अधिकार का है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें हमने समानता का अधिकार देखा है। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार थे। कितने थे? 7, लेकिन अभी 6 है का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। कौन सा कम हो गया? तो 19(1) के अंदर हमें प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था। वो 44वां जब संविधान संशोधन हुआ 1978 के अंदर, तो हटा लिया गया था। अभी सिर्फ 6 हमें स्वतंत्रता के अधिकार है, वो हम नीचे देखने वाले हैं। अभी सिर्फ 6 है, तो याद रखना है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी अभी हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे कलम 301 के अंदर ट्रांसफर किया गया है। 19(1) से हटाकर उसे 300A में ट्रांसफर करके अभी उसको लीगल एक्ट, जो लीगल हमारा राइट है वो बनाया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, अब हमारा लीगल राइट है। अभी 19 जो 1 है, जो 19 होगा उसमें से हमारे 6 स्वतंत्रता के अधिकार, वो कौन कौन से? 19 एक में क्या दिया, हमें दिया गया अधिकार, क्या दिया गया? बोलने की स्वतंत्रता। 19A में लाइफ, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हमें इसमें दिया गया है 19A में। इसी के अंदर 19A के अंदर ही मीडिया का समावेश होता है, जो प्रेस का अधिकार हमें दिया गया है, बोलने का अधिकार, वो 19A के अंदर आएगा। 19B,
शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने का स्वतंत्र हमें दिया गया। हम शांतिपूर्वक एक साथ आ सकते हैं, सभा ले सकते हैं, 500 600 कितने भी लोगों की आप सभा ले सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के आपको एक साथ आना होगा। इसमें जो अपवाद होंगे वो अपवाद होंगे, इसमें अपवाद होंगे जो सिख, जो हमारे सिख समाज है वो कृपाल धारण करते हैं सिख समाज के लोग, तो अगर वो कृपाल धारण करके एक साथ आके सभा लेते हैं तो वो 19B में अपवाद माना जाएगा। 19B में अपवाद माना जाएगा। 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ में आप संगठन बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं। किस में अधिकार है आपको? 19C के अंदर आपको अधिकार है। 19D में क्या दिया गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी जो राज्य है वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, या आपको 19D में दिया गया आपको अधिकार। 19D में आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। 19E में क्या अधिकार दिया गया? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने, आप वहाँ पे स्थायी हो सकते हैं और बस सकते हैं। मतलब आप किसी भी राज्य में, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप यूपी बिहार किसी में भी घूम सकते हैं, या हमें D में दिया गया। और E में हमें क्या दिया गया? हम वहाँ पे घर बना सकते हैं, जगह ले सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। 19E में हमें ये अधिकार दिया गया है, देश में, देश से बाहर नहीं। 19G में क्या अधिकार है? छठवां, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये किस में आएगा? 19G में। 6 अधिकार दिए गए हैं। पहले में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। B में क्या है? बिना हथियारों के आप एक साथ आके सभा ले सकते हैं। E में क्या है? संघ बना सकते हैं। D में देश में किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और E में क्या है? किसी भी निवास कर सकते हैं, आप किसी भी जगह जाके रह सकते हैं। और G में आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 के अंदर हमें जो अधिकार हैं वो प्राप्त होते हैं। छः पहले 7 थे, अभी 6 है। पहले 7 थे, अभी 6 प्रकार के अधिकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। जो 19 हमने देखा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो 7वां जो कैंसिल हुआ था वो कैसे हुआ था वो देखेंगे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, हमने पीछे देखा। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अनुच्छेद 31A और 19 में था, दोनों को हटा दिया गया है। अभी ये मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A, जो मैंने आपको पीछे बताया, के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। कानूनी अधिकार मतलब ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जब ये संशोधन नहीं हुआ था 1978 से पहले, राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी नहीं है, हमारा लीगल राइट है। इसे 300A में ट्रांसफर किया गया। तो चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकार में अब कल हम देखेंगे आर्टिकल 20। हमने 19 देखा, 19 में पहले 7 अधिकार थे, अभी 6 है। अभी हम देखेंगे अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं? आपको किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर आपने कोई काम किया, कोई भी अपराध किया है, तो सिर्फ आपको एक बार सजा मिल सकती है। कितनी बार? एक बार। बार बार आपको सजा नहीं दी जाएगी, आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा क्या होगा? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनाए हुए कानून के तहत। मतलब अगर आपने जिस टाइम में सजा की, उस टाइम में उस जो कान आपने अपराध किया उसके लिए जो सजा होगी आपको वही सजा मिलेगी। समझिए आपने 5 अप्रैल को कोई अपराध किया, तो अगर गवर्नमेंट ने 6 अप्रैल को उस कानून में थोड़े चेंजेस ला दिए, या सज़ा बढ़ा दी या कम कर दी, तो आपको जो 5 अप्रैल में जो कानून लगा था उसके तहत ही सज़ा मिलेगी। 6 तारीख को जो कानून में चेंजेस हुए उसके तहत नहीं मिलेगी। जिस टाइम अपराध होगा उस टाइम में जो भी कानून लागू होगा उसके तहत उसको सज़ा दी जाएगी, और सज़ा सिर्फ एक बार दी जा सकती है, एक अपराध के लिए। तीसरा अधिकार क्या दिया गया है कलम 20 में या अनुच्छेद 20 में? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने किसी को पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया और उसने अपराध किया था, तो आप उसको खुद को नहीं बोल सकते कि तो खुद के विरुद्ध गवाही दे, ये उसका फंडामेंटल राइट है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में 3 दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक बार मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून लगा था उसके तहत ही उसको सजा मिलेगी। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अगर उसने अपराध किया है तो खुद के विरुद्ध उसे जो न्यायालय में है वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बाकी जो सबूत होंगे, सबूत इकट्ठा करने के लिए या जो फिंगरप्रिंट है उनको देने के लिए या ब्लड देने के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है टेस्टिंग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट, कलम 19, 20 और अब हम देखेंगे 21। अनुच्छेद 21, स्वतंत्रता के अधिकार में 3 कलम है। 19, 20 और 21 और 22 4 कलम है। अभी हम देखने वाले 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसमें कौन कौन से अधिकार हैं? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन मतलब जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राइवेट लाइफ के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो संसद होगी वो कानून बना के ही किसी व्यक्ति को जीवन मार सकती है। जैसे अगर किसी ने अपराध किया और उसकी सजा फांसी होगी तो विधि से बनाए हुए कानून के तहत ही उसको फांसी दी जा सकती है, उसको वैसे नहीं मारा सकता। उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्राइवेट लाइफ जीने का अधिकार है। इसमें क्या क्या राइट टू लाइफ ये इसके अंदर है 21 के अंदर। भारतीय संविधान में जो सबसे मेन कलम है, जो अनुच्छेद है वो कलम 21 है, और सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है वो कलम 21 है, जिसमें हमें जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ने राइट टू लाइफ, राइट टू जो प्राइवेट लाइफ होगी वो भी कलम 21 के अंदर आती है। 21A में क्या है? 21K में राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत इस टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यहाँ इस टाइम में प्रधानमंत्री 1998 से 2004 तक, 1998 से 2004 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने ये कलम 21 का संशोधन किया था 21 में कि 6 से 14 के अंदर सभी को जो उम्र के होंगे उनको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, राइट टू एजुकेशन। यह कलम 21 के अंदर आता है, अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। तो चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलेगा आपको। वो क्या क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, मनमाने मतलब अगर पुलिस को इच्छा हो कि इसको हिरासत में ले लेना चाहिए या गवर्नमेंट को इच्छा हो तो वो ले ले, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेगी। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होंगी? हिरासत में लेने का कारण उसे बताना पड़ेगा। अगर आप किसी को हिरासत में ले रहे हैं, अगर आपको कोई हिरासत में ले रहा है तो सामने वाले का आपका फंडामेंटल राइट है कि वो आपको बताए कि आपको क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर आने जाने का टाइम इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, जो डीएम होंगे उसके अंदर उनको सामने उनको पेश करना होगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो वो आपका फंडामेंटल राइट है। पहले तो वो आपको बताएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। दूसरा, वो आपको अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो डीएम होंगे, जो दंडाधिकारी होंगे, उनके सामने आपको पेश किया जाएगा। और तीसरा आपको है अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार आपको मिलेगा। ये हमारे कलम 22 अनुच्छेद 22 में हमें यह अधिकार है। अगर आपको कोई अरेस्ट कर सकता है तो आपके फंडामेंटल राइट क्या क्या है? पहला आपको मिलता है, आपको हिरासत में लेने की वजह बतानी होगी, आपको वो बताएंगे। दूसरा, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हिरासत में लेने के बाद दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। और तीसरा, आप अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहले हमने देखा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने देखा समता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार। फिर हमने देखा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, कलम 19 से 22। अभी हम देखने वाले शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 से 24 के बीच में क्या क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीदी बिक्री, किसी भी व्यक्ति जैसे सेल्स जो गर्ल्स होती हैं, सेल्स बॉयज, उनको आप इंसान को, व्यक्ति को खरीद नहीं सकते और बेच नहीं सकते, बेगारी नहीं करा सकते, या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम आप उसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। निषेध ठहराया गया है, मतलब उसे अपराधी, जो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड मिल सकता है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार क्या किया गया? आप व्यक्ति को खरीद और बेच नहीं सकते और आप उसे बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी मतलब आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। इस प्रकार की जो ज़बरदस्ती आप उससे श्रम नहीं ले सकते, उसका फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 23 के अनुसार। ज़रूरत पड़ने पर, यह इसमें अपवाद होगा, अपवाद है, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, ये इसमें अपवाद होगा। अनुच्छेद 23 में क्या है? इंसानों को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, व्यक्तियों को। बाकी आपसे बेगारी नहीं किया जा सकती और जो आपसे ज़बरदस्ती आपसे श्रम नहीं लिया जा सकता। जो अनुच्छेद 24 में क्या है? 23 में यह 24 में 14 वर्ष से कम वायु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों व अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह इनका फंडामेंटल राइट होगा। 14 साल के कम जो बच्चे होंगे
आप उनसे काम नहीं कर सकते। कारखानों में या जो बाकी खाने होंगे या जो लाइट से बनी हुई, बारूद से बने हुए जो चीज़ें होती हैं, जैसे माचिस बनने का कारखाना है, वहाँ पे आप उनसे काम नहीं करा सकते। इसमें अपवाद कौन कौन से होंगे? इसमें अपवाद भी है। बच्चा वो काम कर सकता है, जैसे अगर उनके पेरेंट्स की कोई दुकान होगी तो वहाँ पे वो उनके मम्मी पापा की मदद कर सकता है। पेरेंट्स अपने जो जो बच्चा होगा अपने पेरेंट्स की मदद कर सकता है, लेकिन ये कारखानों वगैरह पे काम नहीं कर सकता। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने पीछे क्या देखा? पीछे हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कलम कौन कौन सी है? अनुच्छेद 24 और 23 और 24 के बीच में। अब 25 देखेंगे हम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच में हमें दिया गया है। क्या क्या है? अनुच्छेद 25 में क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है। इसी के अंदर आता है कि अगर आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अगर मुस्लिम है तो आप हिंदू हो सकते हैं, हिंदू है तो आप मुस्लिम हो सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है? व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, आप अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापन कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, विधि और संपत्ति को अर्जन कर सकते हैं और स्वामित्व का प्रदान करता है। अगर आपने कोई धर्म अपनाया है तो आप उसकी संस्था स्थापन कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, और उनमें जो पैसा वगैरह आएगा उनको आप संपत्ति को अर्जन कर सकते हैं। जैसे किसी भी धार्मिक संस्था की कोई संपत्ति हो सकती है, जगह हो सकती है, और उसका प्रशासन कर सकते हैं। ये आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है अनुच्छेद 26 के तहत। 27 में क्या है? ये हम देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 25, 26 और हम देखेंगे 27। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर मतलब टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका आय मतलब यूज किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय मतलब विकास करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया गया हो। देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में कोई भी जो राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारा जो देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जो भारत सरकार है वो सभी धर्मों को समान अधिकार देती है और समान इज्जत प्रोवाइड करा के देती है। उनके विकास में अगर काम करेगी तो सभी धर्मों को समान विकास में काम करेगी, लेकिन किसी स्पेशल धर्म के लिए या स्पेशल धर्म के विकास के लिए सरकार आपसे अलग से जो टैक्स है वो नहीं ले सकती। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और हम देखेंगे 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। इसमें क्या है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाएगी। मतलब अगर सरकार की कोई भी स्कूल है तो आप उसमें धार्मिक शिक्षण नहीं दे सकते। अगर आपको धार्मिक शिक्षण देना है तो बाकी जितने भी धर्म होंगे उनका थोड़ा थोड़ा दे सकते हो आप, जो बेसिक बताना होगा। अगर आपको अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो सभी धर्मों की देनी होगी। आप स्पेशल जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दे सकते, या किसी स्पेशल एक धर्म के लिए धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसे शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्मनिरपेक्ष बलात्तु सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन सी आएगी? अगर कोई धार्मिक शिक्षण संस्था है और उसका जो पोषण होता है वो गवर्नमेंट देती है, या उसमें कोई भी जो अनुदान होती है, जो अनुदान होती है वो गवर्नमेंट देती है, तो उसमें धार्मिक शिक्षण आप नहीं दे सकते। किसी भी बच्चे को आप ये बाध्य नहीं कर सकते कि उसको धार्मिक शिक्षण लेना ही होगा, या उसको धार्मिक शिक्षण लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह आपका फंडामेंटल राइट होगा। 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें जो अल्पसंख्यक होंगे उनके हितों का संरक्षण दिया गया है। कैसे? कोई भी अल्पसंख्यक, कैसा भी अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा अपनी भाषा, लैंग्वेज, लिपि जो राइटिंग होगी वो और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। जो अल्पसंख्यक होगा वो अपने धर्म, वंश, भाषा, लिंग जो होगा उनकी सुरक्षा कर सकता है। और किसी भी जो सरकारी संस्था होगी वो इसका धर्म अलग है, या इसकी जो भाषा अलग है, या इसका जो धर्म अलग है, जाति अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, इसके आधार पर सरकारी स्कूल में उसको आने से परमिट जो बंद नहीं किया जा सकता, उसको एडमिशन मिल सकता है। यह हमें कहाँ मिला है? अनुच्छेद 19 में हमें यह अधिकार मिला है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह लास्ट अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति, जो संस्कृति अधिकार हमें आर्टिकल 29 और 30 में यह अधिकार प्रोवाइड किया गया है।
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो हमें अनुच्छेद 29 और 30 में प्रोवाइड किया गया है। इसमें क्या क्या आएगा? अनुच्छेद 30 में क्या अधिकार है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगर कोई अल्पसंख्यक है, जैसे अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे उनकी कम संख्या है, जिसको हम जो माइनॉरिटी बोलते हैं, जैसे नागालैंड के लोग हैं तो वो अल्पसंख्यक में आएंगे, तो वो अपना स्कूल स्थापन कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, स्थापन कर सकता है, चला सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे नागालैंड की जो नागा जो लोग हैं, वो अपनी नागा, आसाम, जो नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं, तो उनका खुद का जो शैक्षणिक संस्था स्थापन कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट उनको अनुदान होगी, वो जो इसको अनुदान होगी, यानी भेदभाव नहीं कर सकती, सभी को समान अनुदान देना पड़ेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें आगे दिया गया है, जो अनुच्छेद 32 के अंदर, ये लास्ट हमें फंडामेंटल राइट होगा हमारा, जो हमें 32 के अंदर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का है। संविधान उपचारों का अधिकार का मतलब होता है, जो संविधान है हमारा, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, अगर उनका उल्लंघन हुआ है, अगर आपके संविधान के किसी भी जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन हुआ है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, कहाँ पे, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये अनुच्छेद 32 में। अभी 32 में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार आपको प्रोवाइड है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 14 से जो 32 के किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट्स निकालने का या शक्तियाँ प्रदान करने का अधिकार है। अब कौन सा आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, उसके उसके हिसाब से रिट्स निकालने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। वो कौन कौन सी रिट्स निकाल सकता है? वो निकाल सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, अगर आपको किसी ने बंद करके रखा है तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट्स निकालेंगे, आपको छोड़ने का अधिकार उनको मिलेगा। दूसरा, परमादेश। तीसरा, वो रिट्स निकाल सकते हैं प्रतिषेध लेख। चौथा, वो रिट्स निकाल सकते हैं उत्प्रेषण वाला। और पांचवा, अधिकार परीक्षा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कोई गलत फैसला लेता है या गलत अधिकार का यूज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूछ सकता है कि किस अधिकार से आपने ये किया। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप जो आपकी याचिका होगी वो दर्ज करेंगे। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो तीनों है ना, पाँचों जो रिट्स होंगी, वो निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को है अधिकार है। 5 प्रकार के रिट्स हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पूर्चा। ये 5 प्रकार के रिट्स वो निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? फंडामेंटल राइट। हम 8 जो 12 से लेके 35 तक, 32 तक पूरे फंडामेंटल राइट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।